आज के इस गहरे अध्ययन में हमारे पास जो रिसर्च और दस्तावेजों का पूरा स्टैक है वो हमें इतिहास के एक ऐसे दौर में ले जा रहा है जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की, जिसका समय 320 से 550 ईस्वी के बीच का माना जाता है। बिल्कुल। अब हमारा मिशन आज ये समझना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो सदियों तक एक राजनीतिक उथल-पुथल और कह सकते हैं कि विखंडन का लंबा दौर चला, उसे खत्म करके गुप्त वंश ने आखिर एक नए युग की नींव कैसे रखी। राइट। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ राजाओं की वंशावली या उनके लड़े गए युद्धों के बारे में बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। हम यहाँ ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे शांति और स्थिरता ने कला, विज्ञान और अर्थव्यवस्था के उस अभूतपूर्व विकास को जन्म दिया जिसका असर आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर है। बिल्कुल। मैं हमेशा मानती हूँ कि इतिहास को सिर्फ तारीखों के एक बोरिंग इंडेक्स की तरह देखने के बजाय उसके पीछे के क्यों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो सबसे अहम है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि जब कोई समाज सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाता है, मतलब जब लोगों को ये डर नहीं होता कि कल कोई बाहरी सेना उन पर हमला कर देगी, तब वो समाज अपना ध्यान ऊपर उठाने लगता है। एक सुरक्षित समाज ही विज्ञान और कला की ऊंचाइयों को छू सकता है। एग्जैक्टली। शांति और समृद्धि ने उस बौद्धिक विकास को जन्म दिया जिसे हम आज गुप्त काल के रूप में पढ़ते हैं। और इस पूरी कहानी की, या कहें इस मजबूत नींव की जो शुरुआत होती है वो चंद्रगुप्त प्रथम से होती है। हाँ, जिनका समय 319 से 335 ईसी के आसपास था। नोट्स पढ़ते हुए एक बात जो मुझे बहुत हैरान कर रही थी वो है उनकी कूटनीति। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जो कि एक बहुत ही रणनीतिक कदम था। बिल्कुल। अब सतह पर यह एक आम शाही शादी लग सकती है, लेकिन असल में ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। उस समय मगध और वैशाली दो अलग अलग पावर सेंटर थे और इस एक शादी ने उन दोनों का एकीकरण कर दिया। हम कह सकते हैं कि ये प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट मर्जर था। एक कॉर्पोरेट मर्जर, राइट? और इस मर्जर की ब्रांडिंग भी कमाल की गई थी। इस एकीकरण का प्रभाव इतना गहरा था कि इसे बाकायदा दस्तावेजों और प्रतीकों के जरिए आम जनता के दिमाग में बैठाया गया। वो सिक्कों वाली बात ना? हाँ, उस समय के सिक्कों पर राजा चंद्रगुप्त और रानी कुमार देवी दोनों की तस्वीरें एक साथ उकेरी गईं। ये सिर्फ अपनी पत्नी को सम्मान देने वाली बात नहीं थी, बल्कि सत्ता में एक साझा और मजबूत शक्ति का प्रदर्शन था। एक सॉलिड पीआर मूव। लिटरली एक पीआर मूव। और इसी समय 31920 ईस्वी में गुप्त संवत के नाम से एक नए कैलेंडर या कालक्रम की शुरुआत हुई। इस नए आत्मविश्वास के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की, जिसका सीधा सा मतलब था कि विखंडन का दौर खत्म, अब एक स्वतंत्र और शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता वापस आ गई है। बिल्कुल। इस शक्तिशाली शुरुआत के बाद मंच पर आते हैं उनके बेटे समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा। इनकी विजय गाथा इतनी विशाल थी कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कह दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा टाइटल है। बहुत बड़ा। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा साम्राज्य जो उत्तर में बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक फैल गया हो। और दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति नाम के शिलालेख में उनकी इन अथाह विजयों का पूरा वर्णन किया है। हाँ, लेकिन इस सोर्स में जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये थी कि वो हर जगह एक ही रणनीति से नहीं लड़ रहे थे। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हमें समझ आता है कि समुद्रगुप्त की नीतियां कितनी असाधारण रूप से व्यवहारिक थीं। एक शासक के तौर पर उन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश या बिहार में बैठकर सुदूर दक्षिण पर सीधा नियंत्रण रखना उस जमाने में नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने उत्तर और दक्षिण के लिए दो बिल्कुल अलग रणनीतियां अपनाई। उत्तर भारत में उन्होंने प्रस्फुटधरण की नीति अपनाई, जिसे हम आज की भाषा में एक अग्रेसिव कॉर्पोरेट टेकओवर कह सकते हैं। यानी शत्रुओं का पूरी तरह से नाश करके उनके राज्य को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लेना। और दक्षिण के लिए रणनीति बिल्कुल उलट थी। राइट, बिल्कुल उलट। दक्षिण भारत के लिए उनकी नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये थोड़ा भारी शब्द है, इसका मतलब? इसका मतलब था पहले शत्रुओं को युद्ध में हराना, बंदी बनाना, लेकिन फिर उन्हें उनका राज्य लौटाकर मुक्त कर देना। बस शर्त यह होती थी कि वे गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करें और टैक्स देते रहें। हाँ, ये एक तरह का फ्रेंचाइजी मॉडल था।
इतनी दूर से सीधे शासन करने की अव्यावहारिकता को समझना ये दर्शाता है कि वो सिर्फ एक आक्रामक योद्धा नहीं बल्कि एक बेहद दूरदर्शी और समझदार स्ट्रेटेजिस्ट थे। और यहीं पर नोट्स से एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट निकल कर आता है। वीणा बजाने वाला। एग्जैक्टली जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में इतना खूंखार योद्धा था, जिसमें पूरे उपमहाद्वीप में अपनी सत्ता मनवा ली, वो वीणा बजाने में भी उतना ही निपुण था। उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा भी कहा जाता था। उनके जारी किए गए कई सिक्कों पर उन्हें आराम से बैठकर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक हाथ में खून से सनी तलवार और दूसरे में संगीत का सबसे कोमल वाद्ययंत्र। ये कला, प्रेम और शक्ति का एक ऐसा दुर्लभ संगम है जो सच में दिमाग को चकरा देता है। ये जो कंट्रास्ट है, यही उस युग की असली पहचान था। और ये संतुलन अपने सबसे बेहतरीन और चरम रूप में पहुंचा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। हाँ, 375 से 415 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। उनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम था शकों को हराना। शक पिछले लगभग 400 वर्षों से भारत के पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा जमाए बैठे थे। और विक्रमादित्य ने उन्हें हमेशा के लिए उखाड़ फेंका और इसी विजय के प्रतीक के रूप में शकारी की उपाधि धारण की। शकों की सफाई के बाद जो शांति आई, उसका एक बहुत ही विजुअल वर्णन हमें चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। हाँ, फाहियान ने अपने नोट्स में लिखा है कि गुप्त काल का समाज इतना सुखी, समृद्ध और पूरी तरह से अपराध मुक्त था कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। कोई मौत की सजा भी नहीं थी। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी यूटोपिया का वर्णन कर रहा हो। देखिए, ये सच है कि फाहियान का ये वर्णन बहुत शानदार है, लेकिन हमें उसे थोड़े आलोचनात्मक नजरिए से भी देखना चाहिए। वो कैसे? फाहियान एक विदेशी वीआईपी मेहमान था जिसे शाही संरक्षण मिला हुआ था, तो हो सकता है कि वो चीजों को थोड़े रोज टिंटेड ग्लासेस यानी एक बहुत ही आदर्श नजरिए से देख रहा हो। अच्छा, तो थोड़ा बायस हो सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी अतिशोक्ति को हटा भी दें तो भी ये इस बात का पक्का सबूत है कि इकोनॉमी इतनी स्थिर और मजबूत थी कि चोरी चकारी या छोटे मोटे अपराध लगभग खत्म हो चुके थे। जब लोगों की बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हों, तो समाज स्वाभाविक रूप से शांति की ओर बढ़ ही जाता है। बिल्कुल। और इसी शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल का नतीजा था वो बौद्धिक विस्फोट, जहां इस साम्राज्य की कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। नवरत्नों की सभा। राइट, विक्रमादित्य के दरबार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां उनके प्रसिद्ध 9 रत्न बैठते थे। 9 ऐसे विद्वान जो अपने अपने फील्ड के एब्सोल्यूट मास्टर्स थे। इनमें संस्कृत के महानतम कवि कालिदास थे, खगोल विज्ञानी वराहमिहिर थे, चिकित्सा शास्त्र के पायनियर धन्वंतरी थे और अमर सिंह जैसे कोशकार थे। एक ही दरबार में इतने अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक साथ बैठना कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे तौर पर इस बात को साबित करता है कि राज्य केवल सीमाओं के विस्तार पे फोकस नहीं कर रहा था, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारी निवेश कर रहे थे। बिल्कुल। एक शासक के तौर पर यह समझना कि किसी साम्राज्य की असली अमरता उसकी सीमाओं में नहीं बल्कि उसके ज्ञान, साहित्य और संस्कृति में बसती है, ये बहुत ही एडवांस्ड सोच थी। और जाहिर है इस तरह के आर्ट और साइंस के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। और पैसा इनके पास बहुत था, बहुत ज्यादा। स्रोतों के अनुसार इस काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। इतने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्कों का बाजार में घूमना एक बूमिंग इकोनॉमी का सीधा प्रतीक है। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और इतने विशाल साम्राज्य को आखिर संभाला कैसे गया? क्या सब कुछ केंद्र से ही कंट्रोल हो रहा था? मतलब सारा पावर एक ही जगह पर? इसका उत्तर है नहीं, और यही इनकी सफलता का राज था, विकेंद्रीकरण। प्रशासन पूरी तरह से एक सामंती ढांचे पर आधारित था। प्रांतीय शासकों और स्थानीय परिषदों को भारी स्वायत्तता थी। और सिर्फ प्रशासन ही नहीं, इकोनॉमी में भी जबरदस्त विकेंद्रीकरण था। उस समय की श्रेणी व्यवस्था के बारे में पढ़ना बहुत ही मजेदार है। हाँ, गिल्ड्स। ये श्रेणियां बेसिकली व्यापारियों और कारीगरों के अपने स्वतंत्र संघ होते थे। और हैरानी की बात यह है कि यही संघ उस समय बैंकिंग का भी पूरा काम संभालते थे। वे लोगों की जमा पूंजी रखते थे, कर्ज देते थे और ब्याज दरें तय करते थे। मतलब उस समय के स्थानीय गिल्ड के पास हमारे आज के मॉडर्न बैंकों से बेहतर ब्याज दरें और कम पेपर वर्क था। राजा व्यापार में दखल नहीं देता था, बस अपना टैक्स लेता था। जब स्टेट इकोनॉमी को माइक्रो मैनेज करना बंद कर देता है
तो व्यापार फलता फूलता है। ये श्रेणी व्यवस्था उस समय की एक बेहद आधुनिक आर्थिक सोच थी। और जब इकोनॉमी इतनी सेटल हो तो साइंस और गणित के क्षेत्र में भी कमाल के काम होने लगते हैं। आर्यभट्ट का ही उदाहरण ले लीजिए। ओहो, उनका काम तो सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टी में ये बता दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आप सोचिए, उस जमाने में एक युवा गणितज्ञ का बिना किसी टेलीस्कोप के ये कैलकुलेट करना। और उन्होंने ग्रहण के वैज्ञानिक कारण भी बताए, जो उस समय के अंधविश्वासों पर एक बहुत बड़ी चोट थी। इसके अलावा दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा का विकास और पाई का सटीक मान, ये सब उसी दौर की देन है। और वराह मिहिर का योगदान भी उतना ही विशाल है। उनकी पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता के माध्यम से खगोल विज्ञान एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया। और सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं, चिकित्सा और धातु विज्ञान में भी ये लोग मास्टर थे। आयुर्वेद में वाग्भट्ट की अष्टांग हृदय और सुश्रुत संहिता के शल्य चिकित्सा ज्ञान की तो आज भी मिसाल दी जाती है। सर्जरी के प्रोसीजर्स को बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंट किया गया था। और धातु विज्ञान मतलब मेटलर्जी की अगर बात करें तो दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ का अविश्वसनीय उदाहरण हमारे सामने है। पिछले 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद ये जंग रोधी है, बिना जंग लगे खड़ा है। यह तत्कालीन रसायन और धातु विज्ञान की श्रेष्ठता का अंतिम और सबसे पुख्ता प्रमाण है। और इन वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ साथ यह दौर साहित्य का भी स्वर्णकाल था। संस्कृत अब सिर्फ कर्मकांडों की भाषा नहीं रही, वो राजकाज और अभिजात वर्ग की भाषा बन गई थी। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक मानी जाती है, इसी काल में लिखी गई। मेघदूत, शूद्रक की मृच्छकटिकम और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस का भी उल्लेख करना होगा। और जो पुराण और महाभारत मौखिक रूप से चले आ रहे थे, उन्हें भी इसी काल में अपना वर्तमान लिखित स्वरूप मिला। इतने विशाल ज्ञान को सहेजने के लिए ही शायद शिक्षा के वैश्विक केंद्रों का निर्माण हुआ, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जिन्हें महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इसे तो महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था ना। बिल्कुल, चीन, कोरिया और मध्य एशिया से छात्र यहाँ आते थे। नालंदा को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत बात इसके नाम में ही छिपी है। नालम का अर्थ है कमल, जिसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा का मतलब है देने वाली, अर्थात ज्ञान देने वाली जगह। एक बहुत ही सुंदर अर्थ है, लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। पतन की शुरुआत? हाँ, स्रोतों में जब हम पतन वाले हिस्से पर आते हैं तो स्कंदगुप्त को हम अंतिम महान सम्राट के रूप में देखते हैं। उनका समय 455 से 467 ईस्वी था। उनके समय में मध्य एशिया की बर्बर हूड़ जाति के भयानक आक्रमण शुरू हो गए थे, और स्कंदगुप्त ने उन्हें सफलतापूर्वक रोका भी था। उन्होंने तो गुजरात के गिरनार में सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण भी करवाया था जनहित के लिए। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए। तोरमाणा और मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों का पुनः आक्रमण हुआ, जिससे उत्तर भारत में तबाही मच गई और आर्थिक संकट भी शुरू हो गया था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बाद के सिक्कों में सोने की मिलावट बहुत बढ़ गई थी। जब खजाना खाली होने लगा तो वही सामंती ढांचा जो उनकी ताकत था, कमजोरी बन गया। अंततः मालवा और अन्य क्षेत्रों में सामंत स्वतंत्र हो गए और विखंडन हो गया। लेकिन विरासत बची रही। हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप, मंदिर, मूर्ति पूजा, ये सब यहीं विकसित हुआ। राइट। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? पूरे विमर्श का सार यही है कि गुप्त काल की वैज्ञानिक, गणितीय और साहित्यिक उपलब्धियां आज भी भारतीय सभ्यता की आधारशिला हैं। आज हम जो गणित या खगोल विज्ञान इस्तेमाल करते हैं, उसके बीज इसी स्वर्ण युग में बोए गए थे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन स्रोतों के आधार पर एक बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल भी खड़ा होता है। वो क्या? ये सोचने वाली बात है कि जिस विकेंद्रीकरण और सामंती ढांचे ने गुप्त साम्राज्य को आर्थिक और प्रशासनिक स्वायत्ता देकर अपनी चरम समृद्धि पर पहुंचाया, हाँ, क्या उसी शक्ति विभाजन ने केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही साम्राज्य के तेज पतन और विखंडन की नींव भी नहीं रख दी थी? मतलब जो चीज उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। बिल्कुल। क्या एक अत्यधिक सुखी और स्वायत्त समाज अंततः अपने ही लचीलेपन का शिकार हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ऐतिहासिक संदर्भ में हमें गहराई से विचार करना चाहिए।